सोचिए कि किसी ने एक मल्टी मिलियन डॉलर स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल तिजोरी बनाई और फिर उस तिजोरी का पासवर्ड एक स्टिकी नोट पर लिखकर बाहर ही चिपका दिया। मतलब कितना अजीब है ना। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद नीट यूजी एग्जाम लीक का जो हाल सामने आया है वो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वेलकम टू एआई रेडियो। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 14 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। हाँ, और मैं ये क्लियर कर दूं कि इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि हम इन अलग-अलग डेटा पॉइंट्स, न्यूज़ सोर्सेज और आर्टिकल्स को एक साथ जोड़ेंगे ताकि एक बहुत ही क्लियर और कनेक्टेड पिक्चर निकल कर आए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे सुनने वालों के लिए नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जिसने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया है। राइट, नीट का मुद्दा। एग्जैक्टली। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी एग्जाम कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। और पता है क्यों? राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले ही एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ था और फाइनल एग्जाम के 410 में से 120 क्वेश्चंस उस गेस्ट पेपर से बिल्कुल मैच कर गए। ओह वाह, 120 क्वेश्चंस। ये तो एक मैसिव ब्रीच है। हाँ, और इसका डायरेक्ट फायदा करीब 155 स्टूडेंट्स को मिलने की आशंका है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू बन गया है। अगर हम इसको थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2024 में जब सिमिलर एलिगेशंस आए थे ना, तब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल करने से साफ मना कर दिया था। अच्छा। तब कैंसिल नहीं हुआ था। नहीं। उस वक्त कोर्ट का मानना था कि कोई सिस्टमिक ब्रीच साबित नहीं हुआ है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि एग्जाम कैंसिल करने का एक डिस्प्रपोर्शनेट असर पड़ेगा, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स पर। और उन्हें लगता था कि देश में आगे चलकर मेडिकल प्रोफेशंस की भारी कमी हो जाएगी। वो पॉइंट भी अपनी जगह वैलिड था। पर अब 2026 में हम एक बिल्कुल अलग रियलिटी देख रहे हैं। सीबीआई ने प्रॉपर्ली पेपर लीक के सिलसिले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन का स्केल बढ़ चुका है और इन सब के बीच फेमा फेमा यानी वो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। एग्जैक्टली। हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके एनटीए को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर या रिप्लेस करने की मांग कर डाली है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिडक्शन ये निकलता है कि अगर फिजिकल पेपर लीक हो रहा है और देश भर में लगभग 552 सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स मौजूद हैं, तो एनटीए पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे स्विच क्यों नहीं कर जाता? मतलब ह्यूमन हैंडलिंग जितनी कम होगी, लीक का चांस उतना ही तो कम होगा ना। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, पर इसका एक बड़ा टेक्निकल रोड ब्लॉक है जो के राधाकृष्णन कमेटी की जून 2024 की रिपोर्ट में समझाया गया था। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि फिजिकल पेपर स्टोरेज, लोकल ट्रांसपोर्ट और जो ह्यूमन हैंडलिंग है ना, वो सिस्टम के सबसे वीक लिंक्स हैं। राइट, क्योंकि पेपर प्रेस से निकलकर स्ट्रांग रूम और वहां से एग्जाम सेंटर आने तक कई हाथों से गुजरता है। सही बात है। कमिटी ने मल्टी स्टेज टेस्टिंग और हाइब्रिड या सीबीटी मोड का सुझाव दिया जरूर था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एनटीए के पास एक दिन में सेफली सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स का सीबीटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी है। वेट, सिर्फ 1.5 लाख? लेकिन नीट में तो लगभग 22 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल। वही तो प्रॉब्लम है। इतने बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट खड़ा नहीं किया जा सकता। ये एक मैसिव लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। यार, ये एक अजीब आयरनी है। एक तरफ हम 22 लाख बच्चों के लिए बेसिक डिजिटल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे और दूसरी तरफ हमारा वेदर डिपार्टमेंट यानी आईएमडी आम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति ला रहा है। हाँ, आईएमडी का नया इनिशिएटिव काफी इंप्रेसिव है। मतलब एनटीए जहां फेल हो रहा है, वहां आईएमडी कैसे एआई का यूज कर रहा है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आईएमडी ने पहली बार ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो लगभग 15 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के 3196 ब्लॉक्स को कवर करेगा। और यूपी का डेटा तो और भी स्पेसिफिक है, राइट? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तो ये मिथुना मॉडल यूज करके 1 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर 10 डे एडवांस फोरकास्ट देगा। 1 किलोमीटर? ये तो बहुत माइक्रो लेवल हो गया। इस टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत का मॉनसून नेचुरली पैची होता है, यानी आसमान होता है, कहीं बारिश तो कहीं सूखा। हाँ, मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फोरकास्ट आती थी ना, वो किसान के किसी काम की नहीं होती थी, क्योंकि हो सकता है उसके जिले में बारिश हो रही हो पर उसके अपने ब्लॉक में, अपने खेत में सूखा पड़ा हो। सही बात है, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा एरिया होता है। एग्जैक्टली। तो ये नया मिथुना मॉडल एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आईएमडी के पिछले 100 साल के डिटेल्ड मीटियोलॉजिकल डेटा और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को एक साथ प्रोसेस करता है। ओ, तो हिस्टोरिकल डेटा और एआई का कॉम्बिनेशन है। हाँ, और इस प्रिसिजन फोकास्ट से किसान अपनी सोइंग साइकिल यानी बीज बोने के सही समय को बेटर प्लान कर पाएगा, जिससे बीज और रिसोर्सेज बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। ये तो सच में गेम चेंजर है। और जब फसल बोने की बात आई ही है, तो किसानों की आमदनी और फसल के दाम पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आज हमारे पास। अच्छा, एमएसपी के बारे में? हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2026-27 के लिए खरीफ क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दिया है। जैसे पैडी यानी धान का एमएसपी 72 रुपीस बढ़ाकर अब 2441 रुपीस प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और कॉटन का क्या रेट फिक्स हुआ है? कॉटन के मीडियम स्टेपल का दाम 8,267 रुपीस हो गया है और एडिबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर, नाइजर सीड और सेसमम में भी अच्छी हाइक हुई है। देखिए, सरकार का इसके पीछे का कैलकुलेशन ये है कि इस एमएसपी हाइक से किसानों को उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर कम से कम 50% रिटर्न मिलेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन इसके बावजूद किसान संगठन इसको लेकर खुश नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है और उनका तर्क एक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर से जुड़ा है। उनका कहना है कि हाल ही में जो इंडिया यूएस ट्रेड डील और बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ना। अच्छा, वो इंपोर्ट वाले मुद्दे को लेकर। हाँ, उनकी वजह से सस्ते फॉरेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सीधे इंडियन मार्केट में आएंगे। इस सस्ते इंपोर्ट से डोमेस्टिक किसान को जो नुकसान होने वाला है, उस फैक्टर को इस एमएसपी हाइक में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। ओह, आई सी। तो बेसिकली उन्हें लग रहा है कि ये हाइक उनको फॉरेन कंपटीशन से बचा नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की जब बात आती है, तो किसान को एमएसपी और बारिश के अलावा सबसे ज्यादा जरूरत एक और चीज की होती है, और वो है फर्टिलाइजर, खासकर यूरिया। बिल्कुल, यूरिया के बिना फार्मिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इंडिया में। लेकिन इस यूरिया को इंपोर्ट करना देश के खजाने पर एक बहुत भारी बोझ है। और इसका सोल्यूशन अब अनएक्सपेक्टेडली एनर्जी सेक्टर यानी कोयले से निकाला जा रहा है। हाँ, ये कोल गैसिफिकेशन वाला मूव। राइट। यूनियन कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपए का एक मेगा पैकेज अप्रूव किया है कोल गैसिफिकेशन को बूस्ट करने के लिए, और इनका टारगेट है 2030 तक 75 मिलियन टन्स कोल और लिग्नाइट को गैसिफाई करना। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इस पर, ये गैसिफाई करना क्या होता है एग्जैक्टली? इसका केमिकल मैकेनिज्म समझना बड़ा दिलचस्प है। देखो, कोल गैसिफिकेशन में कोयले को ट्रेडिशनल तरीके से जलाया नहीं जाता। वेट, जलाते नहीं है तो क्या करते हैं? नहीं, उस पर स्टीम और ऑक्सीजन का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे सिंक गैस या सिंथेटिक गैस बनती है। ओके। ये सिंक गैस आगे प्रोसेस होकर अमोनिया बनती है, और अमोनिया ही तो यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट का फाउंडेशनल रॉ मटेरियल है। ओह, तो कोयले से गैस, गैस से अमोनिया और उससे यूरिया। ये तो लंबा प्रोसेस है, पर इसकी जरूरत क्या पड़ गई अचानक? अगर हम FY 2025 के आंकड़े देखें ना, तो इन फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बिल 2.77 लाख करोड़ रुपए था। बाप रे, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। हाँ, इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार प्राइवेट कंपनीज को इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 20% फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है, जो मैक्सिमम 12,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। साथ ही रॉ मटेरियल सप्लाई चेन सिक्योर करने के लिए कोल लिंकेज टेन्योर को 30 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब एक तरफ हम इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स में जाते हैं और नेट जीरो एमिशंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम कोल माइनिंग को अगले 30 साल की गारंटी दे रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का तो यही मानना होगा कि क्लीनर कोल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो फंडामेंटली एक मैसिव कार्बन एमिटर ही है। तो क्या ये एनवायरमेंट के खिलाफ एक रिग्रेसिव कदम नहीं है? ये बेसिकली इमीडिएट इकोनॉमिक सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स के बीच का एक फ्रिक्शन पॉइंट है। समझ रही हूँ। टेक्निकली लेवल पर देखें तो सरफेस कोल गैसिफिकेशन ट्रेडिशनल बर्निंग के मुकाबले कम पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करता है, पर हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस तो निकलती हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फिर सरकार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी शिफ्ट जियोपॉलिटिक्स से ड्रिवन है। वेस्ट एशिया में जो वॉर और क्राइसिस चल रहा है ना, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बिल्कुल चोक कर दिया है। अगर कल को फर्टिलाइजर आना बंद हो जाए तो देश की फूड सिक्योरिटी सीधे खतरे में पड़ जाएगी। ये तो एक बहुत स्कैरी थॉट है। फूड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। इसलिए फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करके डोमेस्टिक एनर्जी और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इंश्योर करना एक कैलकुलेटेड कॉम्प्रोमाइज बन गया है सरकार के लिए।
और इस इंपोर्ट बिल और जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड पर पड़ता है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम क्रूड ऑयल और नई टेक खरीदने के लिए बचाना चाहते, वो फालतू में बाहर जा रहा है। हाँ, और इस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ही एक नया कदम उठाया गया है। बिल्कुल, सरकार ने अचानक एक बहुत कड़क कदम उठाया है। सेंटर ने गोल्ड और सिल्वर पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी को सीधा डबल करके 18.4% कर दिया है। ये एक बहुत मैसिव जंप है ड्यूटी में। हाँ, इस रेट में 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, 5% AIDC है, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, और 3% IGST शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 में सिर्फ गोल्ड का इंपोर्ट $71.9 बिलियन था, जो कि पिछले साल से 24% ज्यादा है। सरकार इस स्टेप को इस बेसिस पर डिफेंड करती है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है। राइट, ऑयल के प्राइसेस तो आसमान छू रहे हैं। तो भारत को अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की सख्त जरूरत है, जो क्रूड ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट और क्रिटिकल टेक खरीदने में काम आएगा। सरकार का मानना है कि गोल्ड इसेंशियली एक डेड कंजम्पशन एसेट है, इसलिए उस पर इतने डॉलर्स खर्च करना इकोनॉमिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग गोल्ड बिजनेस में हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? GGPC यानी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है इस मुद्दे पर। वो पॉइंट आउट करते हैं कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का 80% हिस्सा MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास है। ओह, यानी छोटे व्यापारियों पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, इस टैक्स हाइक से उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। ये कदम मुझे सच में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लगता है। हिस्ट्री का डेटा बार बार यही दिखाता है कि जब भी गोल्ड पर कस्टम्स ड्यूटी एक लेवल से ज्यादा बढ़ती है, तो कार्टेल्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ल्यूक्रेटिव हो जाता है। यानी स्मगलिंग बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, जिसका सीधा नतीजा ये होता है कि स्मगलिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लोग टैक्स बचाने के लिए हवाला और इल्लीगल रूट्स अपनाने लगते हैं। खैर, ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स की जब बात चली रही है, तो हम चाइना को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर तब जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पर हैं। हाँ, और डेटा पॉइंट का एक रीसेंट आर्टिकल इस ग्लोबल शिफ्ट पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। चाइना अब सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, उसकी इकोनॉमी सच में US को सीधी टक्कर दे रही है। कैसे? कुछ डेटा है इसको बैक करने के लिए? बिल्कुल, अगर हम 1990 का डेटा देखें तो US की GDP चाइना से 15 गुना ज्यादा थी, लेकिन आज 2025-26 में ये फासला घटकर सिर्फ 1.5 गुना रह गया है। वाओ, 15 गुना से सीधा 1.5 गुना? ये तो इनसेन ग्रोथ है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर सिर्फ GDP नहीं है, सबसे जरूरी मेट्रिक है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग। जहां तक मुझे लगता है, चाइना हमेशा से एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, एक तरह से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या अब वो टेक रेस में भी US को पीछे छोड़ रहा है? एग्जैक्टली, और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है जिसे लोग मिस कर जाते हैं। चाइना अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड बनने की तरफ ट्रांजिशन कर चुका है। लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड? इंटरेस्टिंग फ्रेजिंग। R&D स्पेंडिंग में चाइना ने ऑफिशियली US को ओवरटेक कर लिया है। चाइना का स्पेंड $785.9 बिलियन है, जबकि US का $781.8 बिलियन। मतलब AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लीन एनर्जी में उनका डोमिनेंस अब ऑफिशियली नंबर्स में दिख रहा है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल क्रेडिटर बन गया है। उन्होंने $140 बिलियन से ज्यादा का लोन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को दिया हुआ है ग्लोबली। ये तो सिर्फ आर्थिक कर्ज नहीं लगता मुझे, ये डेवलपिंग नेशंस के ऊपर एक भारी जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। बिल्कुल, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। इस सुपर पावर टसल और वेस्ट एशिया के लगातार क्राइसिस को देखते हुए ना, मुझे लगता है भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने एक अजीब सा वैक्यूम बन रहा है। सिमैट्स में रिसेंटली आयोजित डिप्लोमेसी एंड सस्टेनेबिलिटी डायलॉग्स 2026 में फॉर्मर एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति ने एक बहुत जरूरी पॉइंट रेज किया था। अच्छा, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को वेस्ट एशिया के लिए अब एक डेडिकेटेड रीजनल पॉलिसी बनानी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ अलग-अलग देशों के साथ आइसोलेटेड बायलैटरल रिलेशंस बनाएं। हमारी स्ट्रैटेजी एक कंबाइंड रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेस्ट एशिया में हिस्टोरिकली जो US का एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एसेंशियली एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वहां। और अगर हमने वो स्पेस नहीं भरा, तो कोई और भर देगा।
वही एम्बेसडर तिरुमूर्ति का लॉजिक था। अगर इंडिया प्रोएक्टिवली इस डिप्लोमेटिक स्पेस को फिल नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान उस स्पेस को जल्दी से कैप्चर कर लेंगे, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सीरियसली हार्म कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इस समय इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करनी होगी, यानी किसी एक ग्लोबल कैंप का हिस्सा बने बिना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेना। और इसके साथ ही IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स को बहुत तेज करना होगा, ताकि रेड सी जैसे चोक पॉइंट्स पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमारा ट्रेड ना रुके। एग्जैक्टली, सप्लाई चेन सिक्योर रहें। ये तो हुई दूर की बात, पर ग्लोबल टेंशन्स में पड़ोसियों को साथ रखना भी तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है ना? बिल्कुल, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हाँ, तो अभी मुंबई में CII और सीलोन चेंबर ऑफ कॉमर्स के फोरम में इंडिया श्रीलंका कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए 6 की एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो 6 एरियाज कौन से हैं? इसमें पोर्ट्स का डेवलपमेंट शामिल है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, फार्मा सेक्टर, ऑनलाइन पेमेंट्स का क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन, ट्रैवल और उनका जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, यानी FTA, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शामिल है। देखो, पड़ोसी देशों के साथ डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एसेंशियली एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है। जब आपका ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरलिंक्ड होता है तो पॉलिटिकल फ्रिक्शन के चांसेस नेचुरली कम हो जाते हैं। सही कहा। अब ग्लोबल और पड़ोस की फॉरेन पॉलिसी से आते हैं सीधा देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर, जहां काफी हलचल मची हुई है आजकल। हाँ, तमिलनाडु का मुद्दा। वही, तमिलनाडु असेंबली में चीफ मिनिस्टर C. जोसेफ विजय ने 144 वोट्स के साथ अपना ट्रस्ट वोट आसानी से जीत लिया है। पर असली हेडलाइन ये ट्रस्ट वोट नहीं है। तो फिर क्या है हेडलाइन? असली हेडलाइन ये है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी AIADMK के 25 रेबल MLAs ने अपनी ही पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाकर गवर्नमेंट के पक्ष में वोट किया। और इस खुली बगावत के बाद AIADM के लीडर एडापाडी के पलानीस्वामी ने इन 25 रेबल्स को पार्टी के तमाम पोस्ट से हटा दिया है। यहाँ UPSC पर्सपेक्टिव से 10th शेड्यूल, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून कहते हैं, उसके कोर लॉजिक को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये लॉ बहुत ट्रिकी है। थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताएंगे? देखिए, इस कानून की फिलॉसफी ये है कि अगर एक या दो MLA पार्टी लाइन क्रॉस करते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिफेक्शन या करप्शन माना जाता है, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 MLAs एक साथ अलग होते हैं, अच्छा, एक मैसिव ग्रुप अगर अलग होता है, बिल्कुल, तो कानून उसे एक वैलिड आइडियोलॉजिकल स्प्लिट या मर्जर मानता है और उस केस में उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्शन मिलती है। अब AIADMK के केस में टोटल 47 MLAs हैं और 47 का 2/3 लगभग 32 होता है। ओह, और यहाँ पर सिर्फ 25 रेबल्स हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सिर्फ 25 रेबल्स हैं, ये 2/3 मेजॉरिटी का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करते, इसलिए इन पर अब डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। इसमें एक और लीगल ट्विस्ट जुड़ता है जो मैं बता दूं। 2023 का एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। हाँ, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस वाला केस। राइट। इस जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि व्हिप जारी करने का अधिकार, यानी MLAs को ये आदेश देने का अधिकार कि उन्हें कैसे वोट करना है, वो अधिकार हमेशा पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है, ना कि असेंबली में बैठी लेजिस्लेचर पार्टी के पास। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन था उस जजमेंट का। बिल्कुल। तो टेक्निकली देखा जाए तो इन 25 MLAs ने कंप्लीटली ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का आदेश तोड़ा है और अब फाइनल फैसला स्ट्रिक्टली स्पीकर के हाथ में है। सही पकड़ा। स्पीकर का रोल यहाँ क्वाजी जुडिशियल होता है और अब वही डिसाइड करेंगे कि इन 25 MLAs पर इमीडिएट एक्शन होगा या इसमें कोई लंबी लीगल प्रोसेस चलेगी। कानूनी अपडेट्स की बात हो ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम अपडेट आई है आज। सेंटर ने कोर्ट में क्लैरिफाई किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हर रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड है जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के पैरामीटर्स का उल्लंघन ना करे। यानी अब डिबेट सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। अगर कोई जनरल रिलीजियस प्रैक्टिस इन 3 क्राइटेरिया पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को क्रॉस नहीं करती तो उसे भी लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन स्टेट और रिलीजन के रिलेशन में एक लंबा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ बेसिकली ये 3 पैरामीटर्स ही स्टेट इंटरफेरेंस की लिमिट डिफाइन करते हैं। और इस ट्रिनिटी में से
हेल्थ का जिक्र आया तो मेडिकल फील्ड से भी एक बहुत जरूरी अपडेट दे देते हैं। एंडोक्राइन सोसाइटी ने PCOS, जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर PMOS कर दिया है, यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। PMOS। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इस नए नाम में? अब सोचने वाली बात यही है कि इसमें सिर्फ एक शब्द मेटाबॉलिक ऐड किया गया है। तो क्या सिर्फ नाम लंबा करने से या एक तरह का कॉस्मेटिक रीब्रांड करने से ग्राउंड लेवल पर पेशेंट्स और डॉक्टर्स के अप्रोच में कोई एक्चुअल फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज बिल्कुल नहीं है। ये एक प्योरली साइंटिफिक और डीपली रिक्वायर्ड स्टेप था। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो, पुराना नाम जो PCOS था ना, वो सिर्फ ओवरीज और सिस्ट्स पर फोकस करता था, जिससे ये इल्यूजन बनता था कि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इशू है। हाँ, ज्यादातर लोग इसको सिर्फ फर्टिलिटी या पीरियड से जोड़कर देखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब मेटाबॉलिक वर्ड ऐड करके इसको PMOS किया गया, तो ये मेडिकल फोकस को शिफ्ट करता है। ये एसेंशियली एक फुल बॉडी हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसका सीधा रिलेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस और लाइफस्टाइल से है। ओह, यानी ये डायबिटीज या थायराइड जैसी मेटाबॉलिक कंडीशन से ज्यादा रिलेटेड है। हाँ, इस बदलाव से डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों मजबूर होंगे इसको एक सीरियसली लेने के लिए, जहां ट्रीटमेंट सिर्फ फर्टिलिटी मेडिसिन पर डिपेंड ना होके डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ नेचुरली मूव करेगा। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समेटे ना, तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि आज की दुनिया और उसकी पॉलिसीज एक कॉम्प्लेक्स स्पाइडर वेब की तरह इंटरलिंक्ड हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल दीजिए। सोचिए, वेस्ट एशिया में चल रहा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और वहां का वॉर हमारे क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। बिल्कुल। फिर उस एक्सटर्नल शॉक को बैलेंस करने के लिए हमारी सरकार को गोल्ड पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है और 30 साल पुराने कोल गैसिफिकेशन के ऑप्शंस को वापस लाना पड़ता है, भले ही वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक ना हो। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल। और उसी वक्त जब हम एडवांस्ड AI और ग्लोबल डेटा का यूज करके AIMD फोरकास्ट्स के जरिए एक आम किसान के खेत तक ब्लॉक लेवल प्रिसिजन पहुंचा रहे हैं, तो वही सिस्टम हमारे एजुकेशन सेक्टर में 22 लाख बच्चों का बेसिक नीट एग्जाम सिक्योर करने में एक फिजिकल लॉजिस्टिक फेलियर का शिकार हो जाता है। ये बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है। हर डोमेस्टिक पॉलिसी या फेलियर का एक मैक्रो और ज्यादातर वक्त एक ग्लोबल कनेक्शन जरूर होता है। आज के टाइम में कोई भी इशू आइसोलेशन में अकर नहीं होता है। एक आखिरी सोचने वाली बात हमारे सभी सुनने वालों के लिए, जब देश की इकोनॉमी, हमारी सप्लाई चेन्स और यहाँ तक कि डोमेस्टिक पॉलिसीज इतनी तेजी से इन फॉरेन करेंट्स और ग्लोबल डिसरप्शन से प्रभावित होती हैं, तो क्या हम फ्यूचर में आने वाले क्राइसिस के लिए स्ट्रिक्टली सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर हम सिर्फ एक रिएक्टिव स्टेट में जी रहे हैं, जहां हम आने वाले बदलावों को कंट्रोल करने के बजाय सिर्फ उनके असर को कम करने की कोशिश करते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। आप सभी से फिर मिलेंगे।